हेलो स्टूडेंट, शाहिद खान एजुकेशनल अकेडमी में आपका टीचर इंजीनियर उस्मान खान आपको वेलकम करता हूँ मैंने इस चैनल पे। तो जैसे कि आपको पता है, अगर आप लेक्चर सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता है हम क्लास 9 की केमिस्ट्री न्यू बुक का चैप्टर नंबर 6 जो है उसको हम पूरा पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 पढ़ने के बाद अब हमारा काम क्या है। अब हमने ये करना है कि इसकी एक्सरसाइज की तरफ जाना है। तो एक्सरसाइज का जो पहला हमारा मरहला है उसको हमने पार करना है, वो है एक्सरसाइज के एमसीक्यूज। तो चैप्टर के 3 लेक्चर्स है सिर्फ। ठीक है, वो तीनों लेक्चर्स एक बार आप ले लो। वो लेक्चर्स अगर आप ले लेंगे तो उसके बाद फायदा आपको ये होगा कि ये एमसीक्यूज आसानी से हो जाएंगे। मैंने पढ़ के देखे, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। बस शर्त यह है कि आपको लेक्चर्स की समझ हो। ठीक है, तो लेक्चर्स ले लिए तो फिर मैं साथ साथ ओवरव्यू देता रहूंगा आपको। डिटेल बातें अगर आपने समझनी है तो लेक्चर्स जाके ले लें, और यहाँ पर ओवरव्यू ले लेंगे हम जस्ट जितना हो सकता है। तो फिर इसको आंसर लगाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। बहरहाल, पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। कहता है कि व्हाट विल हैपन इफ द रेट्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस आर वेरी हाई। फॉरवर्ड रिएक्शन जो लेफ्ट टू राइट मूव करता है, और रिवर्स रिएक्शन जो राइट टू लेफ्ट मूव करता है। ये बातें हम कर चुके हैं पहले। क्या होगा जब फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन ये दोनों जो है ना, उनके रेट बहुत हाई होंगे। तो बहुत सिंपल है, क्या होगा, हम यही बातें पढ़ के आएंगे कि इक्विलिब्रियम हमारा स्टेब्लिश हो जाएगा। तो हम यही कहते हैं द इक्विलिब्रियम पॉइंट विल रीच वेरी सून। अगर रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है तो इक्विलिब्रियम जल्दी बन जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन कम है तो फिर इक्विलिब्रियम जो है वो भी देर से बनता है। तो हम ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे बगैर आगे देखे, क्योंकि आगे वाले तो रिलेटेबल ही नहीं है, आप पढ़ के भी देख सकते हैं। क्योंकि ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना ऊपर, ये हम चैप्टर के बीच में पढ़ के आ चुके हैं। अगर जिस बच्चे ने लेक्चर्स लिए उसको बात को पता है इसको कि वो क्या लगाएगा आंसर। बहरहाल, अब हम पहले के को करते हैं खत्म और फिर चलते हैं एमसीक्यू नंबर 2 पे। प्रेडिक्ट विच कंपोनेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइटनिंग। लो जी, ये तो बिल्कुल सेम वही है जो कि हमने डायनामिक इक्विलिब्रियम का जो टॉपिक पढ़ा था उसके एंड में एक हमने एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व किया था। याद आया कुछ? अगर तो मेरे ख्याल से वहां पर ही किया था, चैप्टर नंबर 5 में शायद किया था। लेट मी चेक, अभी हम देख लेते हैं, पता लग जाएगा। हाँ, ये देखो, ये आ गया। नहीं 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 नहीं, ये वो नहीं है, वो नहीं है। कहाँ किया था, मेरे जेहन में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। एक मिनट जरा चेक करते हैं, चैप्टर नंबर 5 में शायद हमने किया ये क्वेश्चन। यहाँ पर करके था वो, लाइटनिंग वाला। हाँ, ये है। लाइटनिंग वाला क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 5 में था, तो उसी से रिलेटेड जो है ना ये एमसीक्यू आया है यहाँ पर। तो चैप्टर नंबर 5 के लेक्चर्स अगर आपने लिए हैं तो आपको जेन में आ जाएगा। मेरे भी जेन में था, चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा, लेकिन फिर मैंने देखा ना चैप्टर नंबर 5 में था वो। तो कोई बात नहीं, बहुत सिंपल है कि कौन से एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो लाइटनिंग के प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं। तो वो क्वेश्चन मैंने समझाया था आपको डिटेल से चैप्टर नंबर 5 में। तो आपको याद ही अगर होगा, अगर नहीं याद तो थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि लाइटनिंग जो होती है ना, बिजली कड़कने को हम कहते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम ये देखते हैं कि आम हालत में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो कि एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है गैसेस, ये रिएक्ट नहीं कर रही। लेकिन लाइटनिंग की प्रेजेंस में ना ये रिएक्ट कर रही है। क्यों? क्योंकि ना नाइट्रोजन के अंदर ना ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब वो ट्रिपल बॉन्ड तोड़ना ना बड़ा मुश्किल है। तो वो सिर्फ लाइटनिंग की एनर्जी ही है जो कि बाहर से आएगी, इस पे हिट करेगी और इसके बॉन्ड्स को तोड़ेगी। जब ये बॉन्ड्स टूटेंगे, सिमिलरली ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड भी टूटेंगे, फिर ये रिएक्ट करना शुरू करेंगे। जब ये रिएक्ट करना शुरू करेंगे तो फिर NO बनता है। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये यहाँ नहीं लिखा लेकिन वहां पर था ये बात कि नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। बहरहाल, अब हम सिंपल बात समझ आ गई तो आंसर की तरफ जाएंगे। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंस होती हैं, गैसेस प्रेजेंट होती हैं, तो वो रिएक्ट करती हैं विद दी इन द प्रेजेंस ऑफ लाइटनिंग। ठीक है, चलो भाई, होगी बात पूरी। अगली बात क्या करता है जी? ओके, अगली बात ये कहता है कि an inorganic chemist place 1 mole of PCl5 in a container A and 1 mole of each Cl2 and PCl3 in a container B। देखो बहुत सिंपल है, देखो PCl5 लिखा है ना, यहाँ देखो PCl3 और Cl2। क्या बन गया? PCl5 बन गया। कहते हैं एक ऑर्गेनिक केमिस्ट है, उसने 1 मोल PCl3 का डाला है एक कंटेनर में, जिस कंटेनर का नाम है कंटेनर ए। ठीक है, एक केस ये हो गया। ठीक है, एक कंटेनर है जिसके अंदर क्या डाला हुआ है? PCl5। फिर एक और कंटेनर आ गया। अब उसमें क्या कहता है? कंटेनर का नाम है ए। 1 मोल ऑफ ईच Cl2 एंड PCl2 इन अ कंटेनर बी। अब ये कंटेनर बी है, इसके अंदर इसने दो चीजें डाली हैं। क्या? Cl2 और साथ में PCl3। ठीक है, वो ये चीज बन गई ना, यही चीज बन गई है। ठीक है, इस कंटेनर का नाम है कंटेनर बी। कहता है बोथ कंटेनर्स वर सील्ड एंड हीटेड टू अ सेम टेम्परेचर टू रीच द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। दोनों कंटेनर्स को सील किया, अच्छे से बंद कर दिया और हीट किया, और सेम टेम्परेचर पे हीट किया।
ठीक है, कंटेनर ए को जितनी हीट दी है कंटेनर बी को भी इतनी हीट दी है, टू रीच द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम तक पहुंचाने के लिए, जहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन बराबर होगा। गैस अबाउट द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर इन बोथ द कंटेनर्स। देखो यार ये बहुत सिंपल है, जब हमने दोनों कंटेनर्स के अंदर यही काम किया है कि एक में PCl5 डाल दिया, एक में Cl2 और PCl3 डाल दिया, तो ये Cl2 PCl3 मिलके क्या बनाएगा, PCl5 बनाएगा। तो ये पूरा जो रिएक्शन है ना, ये पूरा रिएक्शन एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो फिर हम कहेंगे कि बोथ कंटेनर्स विल हैव द सेम कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर्स। ये बिल्कुल इसी तरह होता है, अगर मैं बात करूं यहाँ पर PCl3 लिखूं मैं प्लस Cl2 लिखूं, तो मेरे पास साइन आएगा रिवर्सिबल रिएक्शन का, फिर एंड में मेरे पास बन जाएगा PCl5। ठीक है, जगह कम थी तो मैंने, चलो यहाँ लिख लेता हूँ, ये बन जाएगा मेरे पास PCl5। ठीक है, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां जाएगा, तो रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो फिर हम कहेंगे बोथ द कंटेनर्स विल हैव द सेम कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर्स। ठीक है, तो हमारे पास तीसरे वाले का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चौथा क्वेश्चन हमसे अब क्या कहता है, CaO और लाइम, जिसको हम लाइम भी कहते हैं, यूज्ड एक्सटेंसिवली इन स्टील ग्लास एंड पेपर इंडस्ट्री। बिल्कुल ऐसे ही है, लाइम को जो ना बहुत अगर हम मेटलर्जी, एक केमिस्ट्री की ब्रांच है, उसको आगे जाके पढ़े ना, तो वहां पर ये इस बारे में बड़ा डिटेल से जिक्र है कि लाइम कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। बट हम डेप्थ में नहीं जाएंगे, लेकिन बता दिया उसने कि जो लाइम है ना वो स्टील और ग्लास और पेपर इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो रहा है। इट इज प्रोड्यूस्ड इन एन एक्सोथर्मिक रिवर्सिबल रिएक्शन बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ लाइम। चूज द कंडीशन टू प्रोड्यूस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइम। अब हम क्या कंडीशन ऐसी चूज करें कि जिसमें हमारे पास जो लाइम की प्रोडक्शन है ना वो बहुत ज्यादा हो जाए। ठीक है, लाइम की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए, तो आसान आसान तरीका ये है, आप पहले वेसल लो, वेसल के अंदर ना क्या करो, ये जो रिएक्टेंट है उसको डाल दो। ठीक है, अगर हम वेसल के अंदर ना, एक वेसल है उसके अंदर हम क्या करें, CaCO3 डाल दें। CaCO3 अगर डालेंगे तो मैं यहाँ पर ना इसको चलो छोड़े, मैं रिएक्शन लिख के दिखाता हूँ क्या बनता है। CaCO3 ये बनता है CaO, लाइम बन गया, ठीक है, प्लस CO2 बन गया। ऐसा ही है ना, ये देखो ये क्या है, ये है सॉलिड फॉर्म, ये क्या है, ये भी है सॉलिड फॉर्म, ये क्या है, गैशियस फॉर्म। ठीक है, अब ये बात समझने की कोशिश करनी है आपने। कहता है ऐसी क्या कंडीशन है कि हमारे पास ये लाइम ना ज्यादा तादाद में बने, और हमारे पास जो मेन चीज है ये है CaCO3, हमने इससे CaO बनाना है, हमने इससे ये बनाना है। तो क्या करेंगे, हम सिंपल सा काम ये करेंगे, एक वेसल लेंगे, वेसल का ढक्कन खोल देंगे, वेसल का जो कंटेनर है ना उसका, उसको ओपन कर देंगे, ताकि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है ना वो साथ साथ निकलता जाए। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलेगा तो ये और ये CaO, लाइम और CO2 फिर मिलेंगे, फिर ये बना देंगे, ये दोबारा ये बनाएगा, फिर ये बना देंगे। इस तरह एक डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा। तो हमें रिजल्टिंग प्योर फॉर्म में यानी कि मैक्सिमम अमाउंट में CaO नहीं मिल पाएगा, लाइम नहीं मिल पाएगा। आगे ना बात समझ, एक वेसल लोगे, वेसल को खोल दोगे ताकि जब रिएक्शन ये यहाँ से यहाँ पर जाए ना, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ना उड़ जाए, सिस्टम में से बाहर निकल जाए, तो हमारे पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइम CaO अवेलेबल होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या बनती है, हीटिंग एट हाई टेम्परेचर इन एन ओपन वेसल। चलो जी, ऑप्शन नंबर बी हमारी करेक्ट आंसर होगी। आ रही है ना बातें समझ, चलो भाई शाबाश। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। What condition should be met for the reversible reaction to achieve the state of equilibrium? एक रिवर्सिबल रिएक्शन जो कि हम बार बार लिख भी रहे हैं, जिसमें दो दो एरोज होते हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा होता है, ठीक है, वो रिवर्सिबल रिएक्शन है। चैप्टर पूरा अगर लेक्चर लिए होंगे तो बार बार इसी का जिक्र हुआ है। व्हाट कंडीशन शुड बी मेट फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन टू अचीव द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम पहुंचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए रिवर्सिबल रिएक्शन में? ठीक है यार, ये तो बहुत सिंपल सा आंसर है, इसका जवाब ना हम चैप्टर के बीच में बहुत बार पढ़ के आ चुके हैं। तो हम कहेंगे जो जो कंसेंट्रेशन है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, उसको जब हम कांस्टेंट कर देंगे, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट जब हम उसको कांस्टेंट कर देंगे, तो फिर हमारे पास इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बेस्ट लग रही है, तो मैं उसको आंसर लगा देता हूँ। ठीक है ना, बात समझ आ गई ना। जब ने अगर जो आखिरी लेक्चर की तरफ अगर हम जाएं, जो तीसरा लेक्चर था, वहां पर हमने यही बातें की थी, कंसेंट्रेशन को हम डिस्टर्ब कर रहे थे बार बार, फिर जाके हम हमारे साथ ये हो रहा था कि हम डायनामिक इक्विलिब्रियम के लेवल से बाहर निकल रहे थे। तो जब तक डायनामिक इक्विलिब्रियम में था, तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, अगर मैं इस तरह कहूँ इसको, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स वो कांस्टेंट अमाउंट में थी। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश उसी वक्त होता है। तो मैं ऑप्शन नंबर सी की तरफ जाऊंगा और ये आंसर बिल्कुल करेक्ट बनता है इसका।
लेक्चर्स लेके आ जाओ, इस 3 लेक्चर्स हैं सिर्फ, तो ये समझना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान लिखे हुए हैं ये तो। इससे पिछले चैप्टर के जो मुझे याद पड़ता है, चैप्टर नंबर 5 के जो हमने एमसीक्यूज किए थे ना, वो थोड़े से मुश्किल थे, लेकिन चैप्टर नंबर 6 का तो बड़े आसान लग रहे हैं मुझे। बड़े अगला पढ़ते हैं हम। वाई द गैस स्टार्ट्स कमिंग आउट व्हेन यू ओपन अ कैन ऑफ फिजी ड्रिंक। यार ये एक बात की हुई है, एक कोल्ड ड्रिंक टाइप की, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, अगर आप उसको ठंडी बोतल को निकालो और फिर कहता है कि अगर उस बोतल को निकालें हम, सॉफ्ट ड्रिंक को, फिर उसको हम खोलें, तो उसमें से गैस क्यों निकलती है? ठीक है, गैस क्यों निकलती है उसमें से? क्योंकि ना देखो, जबरदस्ती गैस भरोगे उसके अंदर, तो फिर जबरदस्ती ही गैस बाहर भी निकलेगी स्पीड से। ठीक है, जब हमने ना हाई प्रेशर बना के, एक बोतल थी, बोतल के अंदर ना कार्बन डाइऑक्साइड डाल दी, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर डली और फिर फौरन बोतल बंद कर दी, तो इसके अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया। तो प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया, तो प्रेशर रिलीज करने के लिए गैस फौरन बाहर निकल जाती है, जिससे प्रेशर बोतल का रिलीज हो जाता है। तो क्या ऑप्शन सही लग रही है? बिकॉज द गैस इज डिजॉल्व अंडर द प्रेशर एंड हेंस इट कम्स आउट व्हेन द प्रेशर इज डिक्रीज। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। समझ आ गई होगी, नहीं समझ आई तो बता देना कमेंट सेक्शन में। आसान सी थी चीज थी ये, कोई इतना मुश्किल था भी नहीं। ओके, अब चलते हैं जी हम अपने इस क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है? द फॉलोइंग रिएक्शन इज परफॉर्म्ड इन अ क्लोज्ड वेसल। लो जी, ये वही बात आ गई है, अभी हमने इससे ऊपर पढ़ा था ओपन वेसल का केस, इसमें हमने आंसर लगाया था। ठीक है, ये वाला, यही वाली बात दोबारा आ गई है। तो देख लेते हैं कि यहाँ पर वो क्या पूछना चाह रहा है। कहता है कि किधर गया, हाँ ये रहा। द फॉलोइंग रिएक्शन इज परफॉर्म्ड इन अ क्लोज्ड वेसल, वही रिएक्शन है जो मैं अभी लिख के आया था। हाउ द इक्विलिब्रियम विल बी इफेक्टेड इफ यू इंक्रीज द प्रेशर। बहुत सिंपल बात है, बड़ी इजी है, समझने की कोशिश करना। मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पर ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ये क्या है? ये गैस है। ठीक है, जब हम किसी भी सिस्टम के अंदर गैस को इंट्रोड्यूस करा देते हैं ना, तो हमारा प्रेशर इंक्रीज कर देता है। ठीक है, हाउ द इक्विलिब्रियम विल बी अफेक्टेड इफ द इंक्रीज द प्रेशर। हमारा क्या करता है? प्रेशर जो है ना, वो इंक्रीज कर जाता है। अब प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, नॉर्मल करने के लिए क्या करना है? गैस को बाहर निकालना है। ऐसे ही है ना? तो जब गैस हमारे पास सिस्टम के अंदर आई कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, जब ये कन्वर्ट हो रहा था इन द फॉर्म ऑफ दिस एंड दिस, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी साथ में आ गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड अब क्या करना है? असूलन कार्बन डाइऑक्साइड को हमने बाहर निकालना है, ताकि हमारा प्रेशर जो है ना वो डिक्रीज कर जाए। तो फिर क्या करेगा? रिएक्शन खुद ब खुद मूव करना शुरू कर देगा टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। ठीक है, रिएक्शन अब लेफ्ट साइड मूव करेगा, ताकि हमारे पास सिस्टम के अंदर गैस कम हो और फॉर्मेशन, फिर दोबारा फॉर्मेशन इसकी होना शुरू हो जाए। ठीक है ना? तो हम कहेंगे द बैकवर्ड रिएक्शन विल बी फेवर्ड। ऑप्शन नंबर बी जो है ना, वो हमारे पास करेक्ट आंसर यहाँ पर बनता है। तो सही है, बात समझ आ रही है? बात समझ आ गई तो बड़ी अच्छी बात है यार। चलते हैं बाकी, 2-3 ही रह गए हैं बस अब। when a reaction will become a reversible one। कब रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल बनेगा? पता है ना रिवर्सिबल का, कि जब हमारे पास रिजेक्टेंट्स होते हैं, वो कन्वर्ट हो रहे हो प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट दोबारा कन्वर्ट हो रहा हो रिएक्टेंट्स में, जिस तरह हम ये रिएक्शन देख के आए हैं। ठीक है, ये होता है रिवर्सिबल रिएक्शन। पूरे चैप्टर में यही पढ़ा है, तो मैं कहा चलो दोबारा रिवाइज करा दूंगा आपके पास। कहता है कि व्हेन अ रिएक्शन विल बिकम रिवर्सिबल, रिएक्शन रिवर्सिबल कब होगा? तो पढ़ लेते हैं ऑप्शंस। इफ द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज कंपेरेबल टू दैट ऑफ अ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, इसको भी देखते हैं दोबारा। इफ द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज हायर, ये बात तो गलत है, बिल्कुल ही गलत है। इफ द एक्टिवेशन एनर्जी, पता है ना एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है? नंबर 5 पढ़ के आए हो ना, तो ये बात पता होनी चाहिए आपको। एक ऐसी एनर्जी जिससे रिएक्शन इनिशिएट हो। ठीक है, एक वो स्पार्क जिससे हमारे पास कोई रिएक्शन स्टार्ट हो रहा हो। ठीक है, मैंने मिसाल दी थी उस टाइम जब मैं पढ़ा रहा था ना, कि कोई पत्थर है, वो पहाड़ी पहाड़ी की ना चोटी पे पड़ा हुआ है, उसको आपने नीचे गिराना है, तो क्या करोगे? हल्का सा यहाँ पर धक्का दोगे। धक्का दोगे तो वो जो धक्का है ना, वो एक्टिवेशन एनर्जी है, जिसकी बिना पर ये रिएक्शन आगे प्रोसीड होगा, यानी कि पत्थर नीचे गिरेगा। इफ द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज लोअर देन दैट ऑफ अ बैकवर्ड रिएक्शन, अगर ऊपर वाली बात गलत है तो फिर ये वाली बात भी गलत होगी। इफ द एंथैल्पी चेंज ऑफ द बोथ रिएक्शन इज जीरो। एंथैल्पी चेंज जीरो होना इज नॉट अ, कह लो कि आप ये कोई बड़ी कोई शर्त नहीं है ये, कि एंथैल्पी हमारे पास ना जीरो हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। एंथैल्पी जीरो होना ये तो एक बहुत ही रेयर केस होता है। हीट कुछ ना कुछ तो आ रही होती है, कुछ ना कुछ तो जा रही होती है। ठीक है, तो ये तो कंडीशन मान नहीं सकती, तो फिर मैं ऑप्शन ए की तरफ जाता हूँ, ये बेहतर है। इफ द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं, इस कंपेरेबल, कंपेरेबल हो कि हम उसको कंपेयर कर सकें किससे? बैकवर्ड रिएक्शन से, जब हमारे पास प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहे हो। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला एमसीक्यू है, इज रिवर्सिबल रिएक्शन यूजफुल फॉर प्रिपेयरिंग कंपाउंड्स ऑन अ लार्ज स्केल।
बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियल स्केल पे अगर हमने कोई कंपाउंड बनाने हैं तो क्या रिवर्सिबल रिएक्शन यूजफुल है? बिल्कुल हाँ, यूजफुल है। तो यस आंसर हम लगा देंगे। इस तरह आपको याद होगा चैप्टर के बीच में ना बार बार हैबर प्रोसेस का जिक्र कर रहा था, अमोनिया फॉर्मेशन जिसमें होती है। ठीक है, तो वो भी एक कमर्शियल प्रोसेस ही है जिसमें हम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं और काइटलिस्ट प्रोवाइड करते हैं, किसको? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को, जिससे वो अमोनिया बनाता है। फिर इस तरह वो रिवर्सिबल टाइप रिएक्शन है, उससे अमोनिया की प्रोडक्शन बहुत कह लो कि लार्जर स्केल पे बहुत अच्छी होती है। तो इसी तरह ये एक जस्ट एग्जाम्पल है ये एक। तो इस तरह हम और भी कुछ चीजें बनाना चाहें तो वो रिवर्सिबल रिएक्शन की हेल्प से बना सकते हैं। आखिरी क्वेश्चन की तरफ जाते हैं कि व्हाट विल हैपन टू द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स इफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम इज नॉट डिस्टर्ब। लो जी, आखिरी लेक्चर का जो हमारा स्टार्ट था, आखिरी लेक्चर जो तीसरा नंबर का जो लेक्चर था हमारा, उसका जो स्टार्ट था वो हो ही यहीं से रहा था। क्या? कि हमने एक इक्विलिब्रियम में पड़े हुए एक इक्विलिब्रियम में पड़े हुए केमिकल रिएक्शन को डिस्टर्ब करना था। अगर डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो क्या होगा? बहुत सिंपल है कि वो दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है उनकी कंसेंट्रेशंस कांस्टेंट रहेंगी। इससे ऊपर भी एक एमसीक्यू आया था, तो वहां पर भी हम ये बात जिक्र करके आए थे। तो उम्मीद करता हूँ ये एमसीक्यूज मैंने आपको सारे समझाने में कामयाब हो गया होऊंगा। अगर समझ आ गया तो बड़ी अच्छी बात है, कोई समझ नहीं आया तो बता देना कमेंट सेक्शन में। बाकी ठीक है फिर, हो गई बात। एक बार घुमा देता हूँ मैं इसको, देखो यार ये आंसर है, तो आप देख लो। थोड़ा सा ना गंद गुंद जो मारा हुआ है ना उसको मिटा देते हैं। एक बार फिर आपने अगर निशान लगाने हैं, नहीं लगाए पहले, तो लगाते रहो साथ साथ। ये रेस कर रहे हैं जी, ताकि आपको क्लियर व्यू आए एक। ठीक है, लगा लिए हैं सबके आंसर्स। सी भी ठीक है, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। चलो भाई, अब एक काम करना है, वीडियो पसंद आई है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब जरूर करना है। और इसके एंड पर आपको पेंट स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे कुछ लिंक, जिसमें इसी चैप्टर के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस, एक्सरसाइज के कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन, एक्सरसाइज के इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस, और साथ में एक अहम चीज शो हो रही होगी जो कि है सब्सक्राइब बटन। वो आपने जरूर सब्सक्राइब करना है। अगर आप क्लास 9 में है तो आप चाहते हैं क्लास 9 के न्यू कोर्सेज के सारे लेक्चर्स यहाँ पर आपको मिल जाएं, तो फिर आपने सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।